बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट्स विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज बात करेंगे, यकीनन हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो आपको पता चल जाएगा कि उस हवाले से एक तो मतलब FATF के हवाले से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न है फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो हुकूमत है या जो लोग हैं उसका जिम्मेदार जो है वो FATF से ज्यादा हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराता है कि मतलब इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान इन अ ग्रे लिस्ट। तो ये चीज, और इसके साथ साथ गुज़िश्ता दिन कश्मीर में एक अटैक हुआ एयरफोर्स के एक स्टेशन के ऊपर, उस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल ऐशवन सिवाज साहब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू सर, स्टार्ट करेंगे ग्रे लिस्ट से। पाकिस्तान एक दफा फिर फॉर नेक्स्ट 6 मंथ विल बी इन ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। क्या समझ रहे हैं आपके ये आप लोग हिंदुस्तान वाले ऐसा क्या करते हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकलता और हमारे फॉरेन मिनिस्टर और इमरान खान साहब और ये गिले लेके बैठे होते हैं कि हमने सारी चीजें पूरी कर ली, एक कंडीशन रहती है एंड वी आर स्टिल इन दैट लिस्ट। देखो फ़खर, अगर भारत की सुनो तो हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान ग्रे से ब्लैक लिस्ट पे हो, क्योंकि देखो ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का बहुत पुअर है टेररिस्ट हैंडलिंग। देखो जो पॉइंट अभी दिए थे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 27, मैं मानता हूँ 26 पॉइंट पे पाकिस्तान ने कुछ कार्रवाई की, मगर जो मेन कार्रवाई है मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फंडिंग, और दूसरा है कि जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में है। ना तो उनके ऊपर कोई चार्जशीट फाइल हुई और ना वो प्रोसिक्यूट हुए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मार्क्स प्लेयर हैं जो जर्मनी के हैं, जो कि इसके प्रेसिडेंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, उसने अपने समिंग अप में बोला कि पाकिस्तान हैज फेल्ड टू एक्ट अगेंस्ट द इंटरनेशनल टेररिस्ट which are there in Pakistan itself। वो कहीं ना कहीं इशारा था लश्कर तोबा के जो लीडर हैं आपके हाफिज सईद और जमात उल दावा क्या जैसे मोहम्मद के हैं, इस प्रकार से वो एक कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसमें फेल हुआ है और पाकिस्तान को खुद बहुत ज़्यादा इसका नुकसान सहना पड़ रहा है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि हो क्या रहा है कि आज पाकिस्तान 122 बिलियन डॉलर का कर्जा है और उसको 4 बिलियन डॉलर चाहिए इंटरेस्ट देने के लिए जो लोन लिया हुआ है ये। उसके बाद इसका जो इन्फ्लेशन रेट है 22% के करीब है आजकल, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अफगानिस्तान से भी कम है, और ऐसे में फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। अब ये ग्रे लिस्ट पे अगर रहता है तो काफ़ी हर्ट होगा पाकिस्तान को। वो रीजन है कि इसको IMF, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन बैंक, वो इसको अभी जो लोन देना था वो नहीं देंगे, और जो भी लोन देगा उसके अंदर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन होंगी। और जैसे शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने खुद ही बोला कि करीब करीब 10 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। मैं इसके अंदर यही कहना चाहूंगा फ़खर, अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है वो अपनी गलतियों से है, वो दूसरों को पॉइंट आउट करना बंद करे। ये अगर किसी ने किया है कि भारत ने तो किया नहीं, ये तो एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये तो एक वॉच डॉग बॉडी है जो कि पेरिस की, जिसके अंदर 38 मेंबर्स हैं। अगर मान लो पाकिस्तान ये समझता है वो व्हाइट लिस्ट पे आना चाहिए तो उसको 12-13 कंट्री अगर वोट करती है तो आएगा, मगर वो आ इसलिए नहीं सकता क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। उसने जो मेन मुद्दा है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग और टेररिस्ट को एक प्रकार चार्जशीट करना और प्रोसिक्यूट करना, उसके अंदर ये पाकिस्तान अभी काफी हद तक फेल हो गया है। जब तक इस पे ये एक्शन नहीं लेगा तब तक ये ग्रे लिस्ट पे निकलने का इसका अंदेशा बहुत कम है। जी ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और है, हम ये बात तो करते हैं कि पाकिस्तान ये करे, मतलब यू आर डिमांडिंग ऑल द थिंग्स फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाई वी आर नॉट डिमांडिंग दीज थिंग्स फ्रॉम द US, फ्रॉम द मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन लाइक UK, लाइक यूरोपियन यूनियन, what they are doing in Afghanistan? This is a big example for us from last 20 years। 3 दिन पहले रहमतुल्लाह नबील साहब जो NDS के फॉर्मर चीफ है, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू में कहा कि हम हर चीज का इल्जाम तो पाकिस्तान को दे रहे हैं, लेकिन व्हाई वी आर नॉट आस्किंग टू द US कि आप लोगों ने यहां पर क्या किया
क्या वही तालिबान जिसको उन्होंने पहले अपना दोस्त कहा, उसके बाद उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया, एंड आफ्टर दैट उन्होंने फिर उसके बाद जब उनको जरूरत पड़ी तो अब डायलॉग्स के लिए फिर उनको दोस्त कह रहे हैं, उनको सारी लिस्टों से, यूनाइटेड नेशन की जितनी लिस्ट थी उसमें से उन लोगों को निकाला। इस वक्त भी राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान, तो तकरीबन मोर देन 22 डिस्ट्रिक्ट्स अफगानिस्तान के उन्होंने कब्जा किए हुए, लेकिन मुज़ाकरात उनके साथ हो रहे हैं, उनको लिस्ट से निकाला गया। सर तो ये चीज मेरे लिए, मतलब एज ए जर्नलिस्ट, नॉट एज ए पाकिस्तानी, इट्स वेरी अमेजिंग फॉर मी, वेरी स्ट्रेंज फॉर मी कि मैं ये देखता हूं कि बाकी चीजों के लिए, सबके लिए एक जैसे लॉज नहीं है। जिस तरह मेरे पाकिस्तान में सबके लिए एक जैसे लॉज नहीं है, किसी के लिए अगर कोई बड़ा आदमी है उसके लिए एक किस्म का लॉ है, छोटा आदमी है उसके लिए दूसरी तरह का लॉ है। तो सेम लाइक दैट अगर हम दुनिया के इस पे देखते हैं, नजर से इसको देखते हैं, तो शायद पाकिस्तान के साथ भी ये हो रहा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान ने सर गलतियां नहीं की, बेशुमार गलतियां की, मैं हमेशा उसको पॉइंट आउट करता हूं, लेकिन बाकी लोग जो कर रहे हैं फिर उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि उनके लिए भी वही लॉज होने चाहिए। पाकिस्तान को बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, लेकिन जो बाकी लोग करते हैं सर उनको भी होना चाहिए, उनको नहीं करते। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो फकर, अभी पाकिस्तान जो कार्रवाई अफगानिस्तान में कर रहा है, अगर वो उसको अच्छी तरीके से देखे तो कितना नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, ये मैं मानता हूं कि किसी हिसाब से तालिबान जो बना था, क्योंकि सोवियत यूनियन के जाने के बाद वो लड़ाई किया था, सोवियत यूनियन के वो मुजाहिदीन थे, मगर तालिबान उसके बाद आया। पर अभी तो तालिबान को एक सेंचुरी दे रखी है, ट्रेनिंग दे रखे, फंड देते हैं, वो सारे पाकिस्तान से आते हैं। अब जब बातचीत हो रही थी, अभी आप देखो तालिबान के बीच में और अफगान गवर्नमेंट के बीच में बातचीत हो रही थी, वो बातचीत भी अभी ठप हो गई है। वो क्योंकि तालिबान को पता लग गया है कि अमेरिकन तो 11 सितंबर तक चले जाएंगे, और ऐसे में धीरे धीरे तालिबान जो है ज्यादा इलाके को कब्जा कर रहा है अफगानिस्तान में। और ऐसा लगता है आने वाले समय में जब अमेरिकन वहां से छोड़ के जाएंगे 11 सितंबर को, तो सिविल वार जैसी सिचुएशन होगी। और ऐसा भी लगता है कि तालिबान इतना पावरफुल होगा कि वो एक प्रकार से अफगान गवर्नमेंट को हो सकता है एक प्रकार से डिफीट कर दे। तो ये एक डर और ये दुख की बात है। मैं ये कहता हूं, ये समझना चाहिए पाकिस्तान को, ये पूरी रीजन की स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है, और किसी हद तक पाकिस्तान को भी इसका नुकसान होगा। उसके रीजन ये है, अगर अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है, सिविल वार जैसी सिचुएशन होती है, तो बहुत ज्यादा रिफ्यूजी जो हैं वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ आ सकते हैं। और इसी प्रकार से जो बलूचिस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल चली हुई है, उस पर भी कोई ना कोई मेरे को लगता है एक प्रकार से फ्लिप मिलेगा। और तीसरा ये है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत ज्यादा टेंशन होती है या सिविल वार जैसा माहौल है, तो उसके अंदर पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी है। जो आप बातचीत करने की कर रहे हो फकर, मैं ये कहूंगा कि देखो पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि दूसरों को ये क्या नाम है क्यों नहीं करे। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि कहीं भी टेररिस्ट एक्शन होता है वर्ल्ड में, उसकी रूट पाकिस्तान से क्यों निकलती है? क्यों नहीं पाकिस्तान उनके ऊपर एक्शन लेता? क्यों नहीं पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान इतना भोला है तो सबसे मैक्सिमम इंटरनेशनल डिक्लेयर टेररिस्ट पाकिस्तान में है, और वो एक प्रकार स्टेट स्पॉन्सर्ड है, उनसे फायदा उठाती है स्टेट। तो एक प्रकार जब तक ये गुड और बैड टेररिस्ट के बीच में भी फर्क महसूस नहीं करेगा पाकिस्तान, वो इस तरीके से एक प्रकार ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में डाल दें, मैं बिल्कुल इसको नहीं करूंगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन रिमेन इज दैट कि सर अफगानिस्तान के अंदर 21 साल अमेरिका और 28 नाटो कंट्रीज ने गुजारे। किसी ने उनसे सवाल किया कि सर आपने इन 21 ईयर्स में, मैंने कहा रहमतुल्लाह नबील फॉर्मर इंडियस चीफ का इंटरव्यू है, वो कहते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन हमें बनाकर नहीं दिया अमेरिका ने इस चीज के लिए कि यार आज अमेरिका कहे कि यार मैं यहां अफगानिस्तान से जा रहा हूं और मैंने ये चीज आपको दी है। पाकिस्तान ने तो 2.8 मिलियन राइट नाउ अफगानीज आर लिविंग इन पाकिस्तान। ये मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूं, अफगान एम्बेसडर जो अभी आए हुए हैं पाकिस्तान में उनके और यूएनएचसीआर के, ये लोग रह रहे हैं। उनका इलाज मालेजा पेशावर के हॉस्पिटल में आपको पाकिस्तान के लोग कम और अफगानिस्तान के लोग सर ज्यादा नजर आते हैं। तो मेरा सवाल यही है, पाकिस्तान को अब बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ ये कि सर ये जो तलवार बनाई है या ये जो सिस्टम बना है ये सबके लिए सेम नहीं है। मेरा ये सवाल है,
अमेरिका से आज क्यों कोई नहीं पूछता कि सर आपने इतने सारे सिविलियंस को मारा? अफगानियों की मैं बात करूं, तालिबान को मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करता। अच्छा कि अगर उनके साथ लड़े और उनका सफाया कर देते तो अच्छा था, आज अफगानिस्तान शायद एक बेहतर पोजीशन पे होता, लेकिन सर नहीं किया। आप सिर्फ इल्जाम अगर पाकिस्तान के कि अगर 29 ममालिक एक तरफ हैं और एक पाकिस्तान, क्या कोई इतना बड़ा तकड़ा मुल्क है कि उसने पूरे नाटो को और अमेरिका को नत डाली हुई है कि वो कुछ नहीं कर सके? और पाकिस्तान जो है पाकिस्तान जो है ईरान है उसके साथ, चाइना है उसके साथ, रशिया है उसके साथ, हिंदुस्तान के अपने स्टेक्स है वहां अफगानिस्तान के अंदर, बाकी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज के। सर तो क्यों नहीं पूछते उनसे? सिर्फ पाकिस्तान इतना तगड़ा हो गया कि वो सारा जो है दुनिया एक तरफ है, और पाकिस्तान इतना तगड़ा है कि वो CIA, मोसाद, इंडिया सबका मुकाबला कर रहा है। सर इससे तो ये साबित होता है फिर मतलब दोनों में से एक चीज होगी। मेरा ये सवाल है सर। हाँ, मैं इस चीज को मानता हूं कि अमेरिका ने भी कुछ गलतियां की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसका नतीजा यह है कि इंस्टेबिलिटी है इस रीजन में। मगर यह समझना पड़ेगा पाकिस्तान को कि दूसरी की गलती से उसकी गलतियां नहीं छुप रही, उसको तो अपनी गलतियां, और जिस प्रकार से अभी भी वो जो एक प्रकार तालिबान को प्रेशराइज नहीं कर रहा, वायलेंस लेवल कम करे। देखो हम नहीं कह रहे, ये तो आपके जो प्रेसिडेंट हैं अफगान के, अभी जो अशरफ गनी, उन्होंने बोला है कि प्रॉब्लम जो है पूरी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो ऐसा में पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि जो इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में आ रही है तो उसका मेन कारण है जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हक्कानी ग्रुप और तालिबान को मदद की है, और जिस प्रकार से आज वहां पर इंस्टेबिलिटी आ रही है। और एक चीज समझने की कोशिश करो फकर, अगर मान लो कल को सिविल वार जैसी या तालिबान का बहुत बड़ा रूल आता है तो अफगानिस्तान वापस चला जाएगा जो 20 साल पहले था। औरतों के लिए क्या एम्पावरमेंट नहीं थी, सोशल ऑर्डर नहीं था, लड़कियां स्कूल में नहीं जा सकती थी। तो वो सीरिया लॉ आएगा, वो पूरे वर्ल्ड के लिए ठीक नहीं है और रीजन के लिए ठीक। और मुझे लगता है पाकिस्तान को समझना चाहिए उसके अंदर भी है इंस्टेबिलिटी आएगी और बहुत ज्यादा रिफ्यूजी आएंगे पाकिस्तान में आने वाले समय में, और कहीं ना कहीं चीन को भी इसका नुकसान होगा। मगर वो सोच रहे हैं कि इससे फायदा होगा। मुझे लगता है आने वाले टाइम में उनको समझ आएगी इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान विल बी बैड फॉर कंप्लीट रीजन। सर अशरफ गनी साहब की आपने बात की, अशरफ गनी साहब की स्टेटमेंट्स हो या फिर उनके जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स हो, मेरा जब उनसे कभी कभार मुलाकात का शरफ हासिल होता है तो मैं तो उनसे यही कहता हूं कि सर बिल्कुल सही है, पाकिस्तान ने 1980 में रशिया का अमेरिका का साथ देकर गलती की, फिर उसके बाद 2001 में साथ देकर गलती की। ये गलती पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर वहां पे जो वॉरलॉर्ड्स हैं, अफगानिस्तान की इकोनॉमी मतलब ऑल द पीपल कॉल्ड इट अ वॉर इकोनॉमी। अगर वहां पे जंग होती है सर, सिर्फ ये पश्तून बेल्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आपके साउदर्न अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा हूं और उसके साथ जो वेस्टर्न अफगानिस्तान है जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ है, सर वहां पे बाकायदा ये एक वॉर इकोनॉमी है, ड्रग्स इकोनॉमी है कि वो बाकायदा चलाई जाती है। और वही ड्रग्स सर मुझे ये बता दें कि वो अमेरिका पाकिस्तान पहुंचाता है, वो यूके पाकिस्तान पहुंचाता है, वही ड्रग जो हॉलैंड जाती है उसको पाकिस्तान पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है सर? उसमें बहुत बड़े बड़े 10 वॉरलॉर्ड्स का वो है। पाकिस्तान के ठीक है अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, और इस वक्त मैं आपको एक सच्ची बात बता दूं बिल्कुल क्लियर कट कि अफगान तालिबान इस वक्त पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करा रहे। कोई अगर ये कहता है नहीं मानता ना माने, लेकिन सर वो उनको पता है कि यार हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, हमें चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान नहीं भी होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये चीज हम नहीं निकल रहे इसमें से। सर आते हैं कश्मीर की तरफ। कश्मीर में कल अटैक हुआ, उससे 2 दिन पहले मुज़ाकरात हुए मोदी सरकार वर्सेस द रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ कश्मीर। क्या नजर आ रहा है आपको कि ये उसका रिएक्शन था या क्या वजूहात थी इस सारी चीजों के ऊपर जो कल हमने देखा कश्मीर के अंदर? देखो हमारा नजरिया इस तरीके से फकत देखो कि जो हमने आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट किया 2019 5 अगस्त को मोदी गवर्नमेंट ने, उसके बाद काफी फर्क आया है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में वो डेवलपमेंट आई है। वहां पर पंचायत लेवल के इलेक्शन हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हुए, इसका मतलब डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे आई और टूरिज्म बढ़ा है और वायलेंस लेवल काफी रिड्यूस हुआ है, और जो रेडिकलाइजेशन हमारे साउथ कश्मीर में हो रहा था उसमें भी काफी कमी आई है, और ऐसे में टेररिज्म में भी बड़ा कम आया है। और कहीं ना कहीं जो NIA ने पैसा चोक कर दिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का, जो कहीं ना कहीं उसको इलीगल मीन से पैसा आता था
बाहर से पैसा आता था, आप जानते हैं उसमें ISI भी इन्वॉल्व है, तो वो भी बंद हो गया। तो पत्थरबाजी की घटनाएं भी बिल्कुल बंद हो गई। और अभी जब से हमारे पाकिस्तान और भारत ने सीज फायर दोबारा 24 और 25 फरवरी को लागू कर दिया है, तो इन्फिल्ट्रेशन की भी घटनाएं बड़ी कम हुई हैं। ऐसे में 60 के करीब आतंकवादी भी मारे गए हैं लास्ट 4 महीने में। तो हो क्या रहा है कि अभी हमने डेवलपमेंट की एक रोड मैप बनाया मोदी साहब ने, और सभी पार्टीज के स्टेक होल्डर को बुलाया, और सभी ने ये माना कि जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री है, और अब हम आगे चलते हैं। आगे स्टेटहुड मिलना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, और कश्मीरी पंडित भी वापस आने चाहिए, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको भी छोड़ा जाना चाहिए। और इसके लिए मोदी साहब की गवर्नमेंट बिल्कुल ओपन है। उसने बोला बिल्कुल। ऐसे में मुझे लगता है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई अब तो ये तो कश्मीर तो हमारे हाथ से गया, और ऐसे में वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते थे कि ये दिखाएं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भाई यहाँ पर कुछ अभी भी जो हालात सामान्य नहीं। और ये जो कार्रवाई कराई है ड्रोन की एयरफोर्स स्टेशन के जो आपका इलाके में जम्मू में, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ISI की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो ड्रोन का इतना बड़ा इस्तेमाल करके और आपके इस इतने इलाके में आना, वो एक स्पेशलाइज जॉब है, वो ऐसा कोई भी टेररिस्ट नहीं कर सकते। और ऐसा लगता है कि ये वजह है कि ISI ये दिखाना चाहता है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को कि अभी भी कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम है। और दूसरा, उसको बोल्डनेस इसलिए मिली क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अभी अपना जो रिजल्ट सुना चुका है, और अब वो उसको ब्लैक लिस्ट तो कर नहीं सकता, तो इसलिए उसने अभी मौका मिला और उसने 2 के करीब ये वार कराने की कोशिश की। ये हमारी NIA लगी हुई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एयरफोर्स, पता लगाने के लिए ये ड्रोन क्या पार से आए थे या कहीं हम यहीं पर इसको असेंबल करके जो कि स्लीपर सेल हैं उन्होंने इस्तेमाल किया था। मगर एक चीज तो है फकर कि आने वाले समय में ड्रोन जो है एक बहुत भयानक रूप लेंगे, क्योंकि ड्रोन एक छोटा सा यंत्र है जो कि आपके सिग्नेचर नहीं देता रडार पे और लोअर हाइट पे चलता है। तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान की ISI कर सकती है। ये हमारी एक प्रकार से इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पॉइंट आउट कर रही है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान करता है तो फिर जैसे प्यूनिटिव एक्शन पहले हुए हैं, जिस प्रकार से पुलवामा के बाद बालाकोट और उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसा भी हो सकता है। मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा, मैं यही कह रहा हूं अगर ये पाकिस्तान की धरती से और उन्होंने इसको ऑर्केस्ट्रेट किया है, या जैसे मोहम्मद ने ISI की शरह से किया है, तो ये हो सकता है आने वाले समय में कोई प्यूनिटिव एक्शन। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बिल्कुल बात की, पाकिस्तान के अंदर कुछ होता है तो पहला नाम हिंदुस्तान का लिया जाता है, हिंदुस्तान के किसी एरिया में कुछ होता है तो पहला नाम पाकिस्तान का आता है। लेकिन अफसोस के साथ कि दोनों जो है वो जाके कभी अमेरिका को शिकायतें लगाते हैं, कभी किसको लगाते हैं, लेकिन अफसोस कि दोनों आपस में नहीं बैठते। और जब तक नहीं बैठेंगे मेरा ख्याल यही इसी तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। वहाँ पे कुछ होगा तो वो पाकिस्तान का नाम लेंगे, पाकिस्तान में कुछ होगा तो आसान टारगेट ये होगा कि भाई हिंदुस्तान की एजेंसीज ने ये सारा कुछ करवाया हुआ, राय सारा कुछ कर रहा है। हालांकि हो सकता है कोई 1% 2% उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और वहां पर भी इस तरह ISI की हो सकती है, लेकिन सारी चीज़ों के पीछे पाकिस्तान में मैं ये नहीं कह सकता कि हर चीज़ के पीछे रॉ जो है वो बस लगी हुई और उसने कोई जिन्न है उनके पास जो वो टक्कर के पहुंचा देते। तो ये अफसोस कि हम करते नहीं है, और मेरा ख्याल इसीलिए भी नहीं करते कि फिर वो अगर दुकानें बंद हो जाती है तो फिर कारोबार तो ये चलेगा नहीं दोनों का। दोनों को ये चीज़ मेरे ख्याल बहुत ज़रूरी चाहिए और हमारे को तो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से अफगानिस्तान, कश्मीर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ये जो चीज़ें ये चल रही है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं एक ही पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा कि क्या भारत पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है? भारत पाकिस्तान से बात करना चाहता है, उस लिहाजा कि पाकिस्तान टेररिज्म का साथ छोड़, टेररिज्म एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, ये बार बार भारत की तरफ से आ रहा है। भारत सिंसियरली बात करना चाहता, तो पॉइंट एक। और पॉइंट दूसरा जो कहीं ना कहीं ये बात आई, मुझे लगता है पाकिस्तान को अपने अंदर झांकना चाहिए। जिस प्रकार से वो चाइना का एक प्रकार से डट के अंदर आ रहा है,
वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का 62 करोड़, उसके बाद उसने कराची के अंदर भी आइलैंड एक प्रकार से दे दिया चीन को, और जिस प्रकार से वो कर्जे पे आता जा रहा है और कंट्रीज को कर्जा नहीं दे रही, पाकिस्तान चीन से ले रहा है, तो ये आने वाले समय में मुझे लगता है एक एक्सटेंडेड स्टेट बन जाएगी चाइना की, अगर उसने ऐसे ही लोन लेता रहा चाइना से, क्योंकि जब तक वो खुद की इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान नहीं देगा तो बड़ा मुश्किल है उसका इंटरनेशनल उसमें सर्वाइव करना। और एक्सपोर्ट तो आज कल पाकिस्तान का बिल्कुल ही कम है और उसको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो डेब्ट ट्रैप में आने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। टेक केयर एंड